साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन महाराज जी के आदर्शों के हिसाब से व्यतीत कर रहे होंगे। हम लोग तकरीबन 1-1.5 साल से महाराज जी की अलग अलग कहानियाँ सुन रहे हैं। उसी क्रम में आज एक और महाराज जी की लघु कथा, जहाँ आपको समझ में आएगा कि महाराज जी का जो व्यक्तित्व था वो चमत्कारों से घिरा हुआ था। ये कहानी रानीखेत के पास की है। वहाँ एक भारतीय सेना के कर्नल रहा करते थे छावनी में। तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक साधु जो है उनके गेट के सामने लेटा हुआ है। उन्होंने वहीं से, अब आप जानते हैं फौजी लोग थोड़े तेज़ आवाज़ रहती है, उन्होंने वहीं से चीख के कहा, हट जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लेटने की जगह नहीं है। पर उन साधु पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने दोबारा उनको कहा, कोई असर नहीं पड़ा। 3-4 बार कहा, कोई असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने अपने जो वहाँ निजी गार्ड वगैरह रहते थे उनसे कहा, इस साधु को उठाओ और सीधे जेल में डाल दो। तो सिपाही आए और उठा के उनको लेकर चले गए। अब थोड़ी देर बाद वो फिर देखते हैं, वहाँ फिर वो साधु लेटा हुआ है। अब उनका गुस्से का पारा बिल्कुल चरम सीमा पे पहुँच जाता है। वो दोबारा अपने सारे सहायकों को बुलाते हैं, कहते अभी तुमसे कहा है कि इनको उठा के जेल में डाल कर, और ये यहाँ है। अब वो जो उनके सेवक थे और जो उनके सिक्योरिटी वाले थे वो घबरा गए, बोले अभी तो हम इसे इनको छोड़ के आए हैं। तो दौड़ के जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ जहाँ उन्होंने अपने जेल में रखा था, देखते हैं महाराज जी वहाँ पर भी हैं, साधु वहाँ पर भी है। और उसके बाद और जब वो लौट के आते हैं देखते हैं वो गेट पर भी हैं। तभी वहाँ कोई उनको बताता है कि ये तो स्वयं बाबा नीम करोरी हैं और इनकी चमत्कारी जो शक्ति है वो जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। तो अब जो आर्मी का कर्नल था, जो कर्नल साहब थे, वो देख के दंग रह जाते हैं और वो आगे जाके महाराज जी के शिष्य बन जाते हैं। और महाराज जी के कई कार्यों में उन्होंने जो जो महाराज जी के जन सेवा कार्य थे उसमें उनकी काफ़ी मदद की और काफ़ी लगे रहे और अंत तक महाराज जी के भक्त बने रहे। तो क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी शक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग किसी भी साधु संत की अच्छाइयाँ, उनकी बातों से उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और कुछ लोग ढोंगवश भी किसी पंथ को मानने लगते हैं, किसी साधु को मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बड़ा अप मार्केट है, अगर ये मैं इनका शिष्य बन जाऊंगा तो बड़ा अप मार्केट है। आजकल ऐसे बड़े गुरु घंटाल आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे आपको अपनी अलग अलग शैलियों में आपको लुभाते नजर आएंगे। पर इन सब में महाराज जी को हमेशा लगता था कि अगर उन्हें किसी को उनसे जुड़ना है तो वो महाराज जी की बातें, उनके आदर्शों के द्वारा उनसे जुड़ें, ना कि उनके चमत्कार। और महाराज जी हमेशा कहते थे कि वो साधारण इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है, कोई अवतार नहीं है, और वो सिर्फ इस पृथ्वी पे लोगों की सेवा, जन सेवा और लोगों का, अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का भला करने के लिए आए हैं। और शायद जब तक महाराज जी थे ये भक्त शब्द बहुत कम था। महाराज जी सभी अपने अनुयायियों को अपना शिष्य मानते थे और एक गुरु थे। इसीलिए आपको महाराज जी की अगर कोई भी भाव भंगिमा मिलेगी तो उसमें महाराज जी आपको देखेंगे ऊपर बैठे हुए लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसा कई बार होता है कि महाराज जी की एक और अजीब बात थी, आजकल हम कहीं भी जाते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं। तो महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते थे और यदि कोई भक्त लोग चुपचाप बैठ जाते तो महाराज जी कहते थे क्या हो गया, क्यों चुप हो। और हमेशा ही कभी उन भक्तों के लिए चाय की व्यवस्था कराना, कभी फलों की व्यवस्था कराना, कभी खाने की व्यवस्था कराना, इस तरह में महाराज जी हमेशा लीन रहते थे। और इसी कारण उनके जो भक्त थे वो देश विदेशों में रहे और जो भी उनके पास आया उन्होंने कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया, और चाहे उसमें बड़े बड़े नाम हों। तो अभी मैं कुछ भक्तों के कमेंट भी पढ़ते रहता हूँ, मेल भी पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे ऐसा महाराज जी ऐसा कैसे कर पाते हैं, ऐसा कैसे कर सकते थे, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, या जो भी है। क्या होता है कि हम लोगों को जो एक शक करना है, शक होता है, डाउट, वो हमें विरासत में मिला। पर ये जो विरासत हमें मिली
ये जो 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, वहाँ से आई हमारे पास। अगर आप देखिए, हमारे पहले राजा जो थे या महाभारत के युद्ध थे, तो वो एक समय से समय पर चलते थे। भाई सुबह से शाम तक युद्ध होगा, उसके बाद अपने अपने शामियानों में चले जाएंगे, फिर कोई एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। भरोसा करते थे, शक नहीं करते थे। पर आज की तारीख में जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्हें हम लोगों को उन्हें डर लगता था कि भाई कभी भी ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं ये हमारी गद्दी पलट जाएंगे, तो हर एक पे शक करते थे, हर एक पे शक करते थे। और वो धीरे धीरे जब आप 200 साल तक ऐसे किसी व्यक्ति के साथ काम करो, ऐसे किसी हुक्मरान के नीचे काम करो या रहो जो कि शक करता हो, तो आपके अंदर भी वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो आप जहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने राज किया, वहाँ आपको एक शक मिलेगा। वो हमेशा आप पे डाउट करेंगे, वो एक दूसरे पे डाउट करेंगे, दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे। अगर आप इंग्लिश सोसाइटी भी देखिए तो बहुत ज़्यादा पैनिक की सोसाइटी, आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अगर कोरोना का काल ले लीजिए, तो आज जब तीसरी दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत वहीं आती है, इंग्लैंड में। और वो हमेशा ही एक अगर मान लो आप कोई डाकू हो या आप कोई गलत आदमी हो जो आप गलत काम कर रहे हो, तो अंग्रेज उन्हें परोक्ष रूप से मदद करते थे या शरण देते थे। वो आज आप भी जानते हो कि कितने हमारे देश में घपला करके या गलत काम करके इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो वो आज भी उनकी आदत बरकरार है। तो जहाँ तक महाराज जी कहते थे कि भाई जो भी हमारे पास आए, हमें उसकी जो है उसे खुले हृदय से सम्मान देना चाहिए, उसको उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर आप यहीं की बात ले लीजिए, तो जब विभीषण को रावण ने निकाल दिया और कहा वो आ गए सागर के इस तरफ जहाँ प्रभु राम थे, तो प्रभु राम ने कई बातें कही। ऐसा आदमी, उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई आदमी जो अपनी शरण में आए हुए को देखकर अपना भला और बुरा सोचने लगे, तो उससे बड़ा नीच आदमी कोई हो नहीं सकता। इसका मतलब है, यदि कोई परेशानी में आपके पास आए तो आपको अपना भला नुकसान, फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, उसको शरण देनी चाहिए और खुले हृदय से शरण देनी चाहिए। जो ये प्रसंग है जहाँ विभीषण वापस आते हैं और जहाँ तक प्रभु राम सागर से जाकर के सामने जाकर बैठ के सागर से मदद मांगते हैं, वो पूरा प्रसंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी शरणागत है उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और ये हमारे पुराने राजा थे, वो हमेशा इस बात को मानते थे। पर जैसे ही जैसे हमारे ऊपर दूसरे आतताइयों का लोग आने लगे भारत में और रहने लगे, तो ये धीरे धीरे कम होता चला गया। और अंग्रेज़ों ने इस शक की जो परंपरा है वो हमारे देश में डाल दी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो अंग्रेज़ों के अंदर टिपिकली एक उनका व्यक्तित्व होता है, वो हमेशा आपको गलत चीज़ पे तो बोलेंगे पर सही चीज़ पे कभी आपकी तारीफ़ नहीं चलेंगे। अगर आपने गलत करा तो आपको सज़ा दे देंगे। और वही अगर आप मैं हंसता हूँ आजकल, एक बड़ी छोटी सी बात होती है, आजकल हम लोग बड़ा ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो आपको जब आप किसी भी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े सारे लोगों ने गलत उसका कह रखा है, ये ख़राब है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है। और जो लोग कहते हैं जो सही है वो बहुत कम है। और वहाँ हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट लाखों बार बिक चुका है, पर इसके जो फीडबैक हैं या जो इसकी वो है, वो सिर्फ 50 या 100 लोगों ने उस पर डाला है और उसमें से 75 लोग हैं जो खुश नहीं थे तो डाल दिया। तो ये इस तरह का जो एक माहौल बन गया है कि जो अंग्रेज़ों ने हमें देन में दिया और हम 50 साल में उसको अच्छी तरह और चमका रहे हैं कि यदि आप किसी से खुश हैं तो आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो तुरंत आप चाहते हैं कि भैया मैं इसको बर्बाद कर दूँ, तो या तो तुम नहीं हो या मैं नहीं हूँ। इस तरह की एक चीज़ है। और ऑफिसों में भी मैं देखता हूँ कि आपकी लाख अच्छे काम आप भूल जाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी के, अपने जो आपके अधिकारी हैं उनके भूल जाते हैं। और अगर ये कोई गलत काम कर दिया तो आप पूरे देश में ढंडोरा पीट देते हैं कि अरे भैया इसने तो गलत काम कर दिया, ये तो बेकार आदमी है। पर उसके जो 99 अच्छे काम हैं वो भूल जाते हैं। और इसी कारण आज की तारीख में हमारे जो जीवन चरित्र है उसके अंदर, जो जीवन चक्र है, जीवन चरित्र है, उसके अंदर बहुत परेशानी है, क्योंकि हम लोगों के अच्छी काम तो भूल जाते हैं, हम सिर्फ उनके बुरे काम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हमारे को ये ट्रेनिंग 200 साल में मिल गई है, अच्छी तरह मिल गई है। और ये आप माने ना माने, ये आप देखेंगे कोई अगर किसी दुकान में कोई दिक्कत आ गई है तो वहाँ पर आप बोल रहे हैं, किसी को सुधरने का मौका नहीं देना है।
और ये धीरे धीरे कर कर हमारे बच्चों में हमारी वंशानुगत हो गया है आज की तारीख में। तो इससे बाहर निकलने का सबसे एक बड़ा तरीका है कि आप, जैसा कि आप जिसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट है, जैसे कि आप जब कोई भी प्रोसेस करते हैं उसके साथ कुछ चीनी बनाते हैं तो शीरा निकलता है, और शीरा जो निकलता है वो और चीज़ों में यूज़ होता है। पर अब आप उस शीरे के चक्कर में चीनी बनाना नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही जब आप ईंधन से, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं तो कई सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, पेटकोक है या जो भी चीज़ है। कुछ चीज़ें आपके उपयोग में होती हैं, कुछ नहीं होती, पर उसके लिए आप अपना वो पेट्रोल बनाना बंद नहीं करते, डीजल बनाना बंद नहीं करते। उसी तरह अगर किसी आदमी के अंदर थोड़ी बहुत कमी है तो आपको उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप के संबंध हो, जैसे पति पत्नी हो गए या पिता पुत्र हो गए या दोस्त हो गए या भाई हो गए, उसके अंदर आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए एज अ पैकेज ये आदमी कैसा है। कि भाई हो सकता है कोई भी आदमी 100% जो है खरा नहीं हो सकता, कोई ऐसी हो ही नहीं सकता उसके अंदर कोई गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आपकी इज्जत में 2-3 बार चुप रहता है, और पर जब आप नहीं मानते तो बोल देता, तो आप कहते हैं अरे देखो ये तो बदतमीजी कर रहा है, ये इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो वैसा कर दिया। तो इन सब चीज़ों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए कि हमें सिर्फ कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमें अच्छा भी देखना चाहिए कि इस आदमी में अच्छा क्या है। अब मान लीजिए आपके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, हो सकता है उसने आपको 2 बार नमस्ते नहीं किया, पर पूरे दिन आपके बाहर बैठा रहता है, आपके यहाँ किसी गलत आदमी को नहीं आने देता। आपके मन में क्या है, देखो इसने तो मुझे सलाम नहीं किया, ये तो ख़राब आदमी है। आप 10 लोगों से जाके इसकी बात करेंगे, जड़ से उखाड़ दूंगा मैं इसे। ये जो जड़ से उखाड़ने वाली बात होती है ना, ये अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया। जो हमारा स्वाभिमान था, जो भी चीज़ थी, उसको जड़ से उखाड़ दिया। और ये क्यों उखाड़ा? कि हम लीड नहीं करना चाहते। पर ये धीरे धीरे ये वाली जो है भावनाएं थोड़ी कम हुई, लोग अब भारतीय लीड करना चाहते हैं। तो ये जो है, जो एक अनर्थ का कंपटीशन कर दिया, उस चक्कर में ये समस्याएं हमारे साथ आई हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इन सारी बातों को अपने जीवन में लाएंगे, इन्हें सोचेंगे, समझेंगे। और अगर यदि आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे अंदर भावना है वाकई कितनी आज की तारीख में कितनी प्रगाढ़ हो गई है कि हमें सिर्फ बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती है। इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे एक और लघु कथा और थोड़ा सा सत्संग के साथ। धन्यवाद।